यहाँ से आगे एक ही रास्ता बचा है कि हम कैसे स्वनियंत्रित स्वानुशासित हो जाए। तो चलिए, यहाँ तक हम पहुंचे थे कि यदि स्वीकृति बराबर सुख है और स्वीकृति व्यवस्था को समझने में है तो मानव में व्यवस्था, कुल मिला के मानव समझ में आ जाए, है ना। पिछले आज तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन आज। पिछले 3 दिन में भी ये बात कई बार 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 आई है कि हमारे पास वस्तु भाषा है, मानव भाषा नहीं। ये सुनने से कैसा लगता है? आप तो स्कूल चलाते, 12वीं तक का है ना अपना स्कूल, अपना स्कूल 12वीं तक का। देखिए, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम किसी लैंग्वेज में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है। कल को अभी ऐसे मान लो इसी भाषा में, हिंदी में हम मानव भाषा कह रहे हैं, तो चाहे इंग्लिश हो चाहे फ्रेंच हो, तो फाइनली हमारे पास इंजीनियरिंग का नॉलेज है तो हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। मानव की समझ नहीं है तो वस्तु के शरीर के बारे में बात कर सकते हैं, मानव के बारे, खाने पीने के बारे में बात कर सकते हैं, गाड़ी के बारे में बात कर सकते हैं, मकान के बारे में बात कर सकते हैं, मानव चिकित्सा के बारे में बात कर सकते हैं। मानव के बारे में बात नहीं कर पाते क्योंकि जीने की समझ हमारे पास नहीं है, मानव की समझ हमारे पास नहीं है। और आगे चलने के पहले फिर से आपको ध्यान दिला दूं कि देखो, ये बात भी हमने चर्चा की है कि धरती पे अभी तक उपलब्ध सारा धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, विज्ञान, सब कुछ के बावजूद हमारे पास एक परिवार में जीने का स्वरूप नहीं है। इस बात पे ध्यान गया? नहीं गया? माइक के बिना कुछ नहीं पा सकता। थोड़ा ध्यान तो मेरा गया हमेशा ही कि सब कुछ पाने के बाद मैंने अपने आसपास देखा है कि धन भी बहुत है या पद भी बड़े ऊंचे ऊंचे पद भी हैं। पेपर में भी हम पढ़ते ही हैं, जो हम उस दिन जो घटना शेयर कर रहे थे कि वो IAS थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर्स भी हम देखते हैं, एम्स में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वहाँ जाकर भी सुसाइड कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ हम देखें कि वो उपलब्धि पाकर मानव जो है वो सुखी हुआ ही है। तो कुछ तो है जो और चाहिए, जिसके बिना, लेकिन वो कुछ का पता नहीं था, वो गैप था ही, उसकी कमी खलती थी। देखिए, मुंबई IIT में देश का क्रीम जाता है, टॉप 100 रैंकर लगभग IIT मुंबई जाता है। और भैया 2-3 दिन पहले ही मैंने पेपर में, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि नीट की परीक्षा के डर से ही एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो अब ऐसी भी क्या सफलता जिसको पाने में डर लगे और पाने के बाद भी डर लगे, उसके बाद भी वो नहीं। कि अभी कोरोना के टाइम में अगर आपको पता हो तो दिल्ली में कुछ यंग डॉक्टर्स ने सुसाइड किया, नहीं है नॉलेज में, क्योंकि दे वर वर्किंग इन ICU एंड दे सेड कि हमें इतने मास लेवल पे इतनी डेथ देखने की आदत नहीं है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखें? हाउस जॉब कर रहे थे लोग, they were young doctors, they were just in house job. हाँ, They were not prepared. तो मतलब वो समझ में नहीं आया कि उनको कोई कलह भी नहीं थी, कोई परेशानी भी नहीं थी, बट उनकी तैयारी में कहाँ कमी थी? हाँ, मतलब एक तरह से संवेदनशीलता क्रॉस कर गया ना उनका लेवल। एक आदमी जितने दुख को देख सकता है और उसमें जो भी कुछ उन्होंने देखा होगा, कुछ आदमी बताता है, कुछ नहीं बताता है, बहुत कुछ हुआ है। हाँ जी, हेलो, ऐसे मार्केट नहीं चलता है। हाँ, वैसे ही है जैसे आप कल बातचीत हम लोग कर रहे थे ना, लोहे का आविष्कार, फिर संदूक, और संदूक में पहिया पिटोने में कितने 1000 साल लग गए। तो मतलब इस तरह से घनघोर आश्चर्य लगता है। और अपने पैदल पने पे अपने इसको पैदल पना नहीं माना जाए, इसको ऐसा समझा जाए कि हमारा टाइम का कैलकुलेशन भौतिक वस्तुओं के साथ है।
ये पहिए लगाने में इतना समय लग गया, अभी तक इतने साल के बाद हम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे जीने का हमको पता भी नहीं ना। हमने चर्चा किया कि कितने लोग जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक बात ये कही जा सकती है कि अभी हमारा टाइम कैलकुलेशन भौतिक वस्तुओं के साथ है, फिजिकल चीजों के साथ है। मकान है 2 साल में बन जाता है, शरीर है 18 साल में जवान हो जाता है ना। कुत्ता है, गाय है, शेर है, बकरी है। ये जीवन नाम की चीज या ये समझ नाम की चीज, ये कैसे इवॉल्व होता है, तो उसके इवोल्यूशन की जर्नी और फिजिकल वर्ल्ड के इवोल्यूशन की जर्नी अलग अलग है। चाहे हम फिजिकल वर्ल्ड की ही कह रहे हैं, संदूक पहिया लगाना, या आदमी जंगल युग से कृषि युग में कितने साल में आया होगा, तो ये बेसिकली जीवन का इवोल्यूशन है या सोच विचार का इवोल्यूशन है। उसकी यात्रा का टाइमिंग फ्रेम एकदम अलग है। हमारी कंडीशनिंग शरीर की है, इसलिए हमारा टाइम फ्रेम भी शरीर का है और हमको आश्चर्य होता है। इसलिए जब हम इधर शिविर में भी आते हैं और जब हम अपने जिंदगी में समझने की बात करते हैं, तो भी हमको लगता है ये 1 साल में हो जाएगा कि 2 साल में हो जाएगा, पता नहीं। वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कोई लोग YouTube से शिविर करके अपनी जिंदगी में लंबा जंप मार लिए हैं, और कोई लोग कई शिविर करने के बाद भी कोई इतना बड़ा जंप नहीं आता है। इसका मतलब ये सबके लिए एक जैसा काम नहीं कर रहा है। हर आदमी की अपनी कोई जर्नी है, पात्रता। जिसकी पात्रता जैसी है वैसा रिजल्ट आ रहा है, कोई आश्चर्य है ऐसा भी नहीं। तो पात्रता के अनुरूप आ रहा है, जैसी पात्रता है वैसा ग्रहण कर पाता है। लेकिन सभी की पात्रता है ही, और सभी की पात्रता बढ़ती ही। तो टाइम भी जब हम कह रहे हैं कि कम और ज्यादा है, ये भी हमारा कंपैरिजन है। हर व्यक्ति अपना टाइम लेता ही, हर व्यक्ति का वो अपना समय है। एक तरह से घनघोर आश्चर्य है कि इतने लाखों साल, हम लाखों की गिनती कर रहे हैं, और आज संदूक और ऋषि के पैरेलल एक तरह से विचार की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से इस जगह पे बिल्कुल पहुंच। आप देखो ना, आप मैक्सिमम लोगों की जिंदगी देखो, बचपन से लेके मरने तक उपलब्धि के रूप में क्या है। मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में देखो, जन्म से लेके मरने तक उपलब्धि क्या है। उपलब्धि के रूप में इतना ही है, कुछ खाने कमाने का कुछ जुगाड़ किया है, कुछ कम और कुछ ज्यादा। मानसिक रूप से क्या गुणात्मक परिवर्तन हुआ, ऐसा ढूंढोगे तो अधिकांश लोगों की जिंदगी प्लेन निकल जाती। मतलब अधिकांश लोग कोई लंबा जंप मारते हैं अपनी जिंदगी में, समझ के मामले में, अपनी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन के मामले में, या जिसको हम कह रहे हैं एनिमल कॉन्शियस से ह्यूमन कॉन्शियस की जर्नी में। इसको देखोगे तो बहुत छोटा, बहुत 1 इंच मारा, या वो भी नहीं किया, और कई लोग तो नेगेटिव में चले गए। नहीं, यहाँ पे पात्रता से अधिक जो मैं समझ पा रहा हूँ, आवश्यकता भी लोगों को लेकर के आ रही है। पात्रता ही आवश्यकता है, पात्रता ही आवश्यकता। पात्रता तो बढ़ती जाती है, आवश्यकता मेरी जितनी अभी मैं उतना ही ग्रहण कर आवश्यकता पाऊंगा। ही, पात्रता ही आवश्यकता है, एक ही बात है। तो वही चीज को लेकर के एक अंतर आता है उसमें। एक ही बात है। फिर जो असली चीज है हमारे पास बढ़ाने लायक, वो वातावरण है। वातावरण में जिन चीजों का सम्मान होने लगता है, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाने लगता है। देखो, पूरी स्कूल एजुकेशन में एक ही क्वेश्चन है, मार्क्स कितने आए, और स्कूल से निकल के, कॉलेज से निकल के एक ही क्वेश्चन है, पैसा कितना आया, और फाइनली एक ही क्वेश्चन है कि पैसा कितना आया। तो इसका मतलब है कि हम सबका ध्यान फिर पैसे की तरफ चला ही गया, अभी पैसा इतना इंपॉर्टेंट है। तो जिस समाज में, जिस वातावरण में जिस चीज का सम्मान किया जाएगा, उस चीज को पाने के लिए सभी दौड़ेंगे ही। यदि किसी वातावरण में सही आचरण का सम्मान हो जाएगा, तो सभी सही आचरण के लिए दौड़ेंगे। तो खास बात नहीं, ट्रेंड बदलने की बात है, ट्रेंड सेटर होने की बात। हाँ जी भैया, मेरा ध्यान उस बोर्ड पे गया वो जो लगा हुआ है, जागृति, सुलभता और सहज घोषणा। तो इसमें है कि जैसे शिशु काल में 3 से 5 वर्ष, तो मतलब जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। हाँ, ये जल्दी नहीं करेंगे, ये सही वाला रिजल्ट है। जीने की एजुकेशन, देखिए ये अच्छा लगा हुआ है और ये बढ़िया ध्यान देने लायक है। अभी हम युवावस्था को क्या मानते हैं, अभी उधर मत देखो। युवावस्था रूटीन में क्या बोलते हैं, टीनेज। अरे
बल्कि यूथ 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 18 अवस्था है, तो कब तक, कहाँ तक? 40 तक। 40 तक। ठीक हो गया। राहुल गांधी की उम्र तक। ये यार बेचारा, उसको इतना खराब आदमी नहीं है वो, बढ़िया आदमी है। अब गलती से राजनीति में आ गया, वो अलग बात, आदमी अच्छा है। तो बेसिकली देखिए, यदि सही एजुकेशन होगी तो शिशुकाल 3 से 5 साल का होगा। कौमार्य जिसको हम टीनेज कह रहे हैं वो 5 से 12 का होगा। जिसको हम यूथ बोल रहे हैं वो 12 से 20 का होगा। ये 40 तक यूथ ही रहेगा तो ये बाप कब बनेगा? इसलिए प्रॉब्लम कैसी है? बच्चों की शादियां होती हैं, बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं और बड़े बच्चे छोटे बच्चे को मारते हैं, छोटे बच्चे ब्याज सहित लौटाते हैं। बच्चों की शादियां होती हैं, बच्चों को लगता है हमको ऐश करना है, बच्चा कहता है मेरी जिंदगी कहाँ है। ठीक, तो शादी ऐश करने का नाम नहीं है। शादी, अब लड़की को लगता है माँ तो माँ बाप ने कुछ नहीं करने दिया, है ना। अभी तक माहौल ऐसा था कि लड़की माँ के मतलब लड़की को माँ थोड़ा सा वातावरण ऐसा, क्या करे। उधर उसको लगता है शादी के बाद अब कुछ एंजॉय करने के दिन आए, और शादी होती ही बच्चे हो जाते हैं। बच्चा जिंदगी मांगता है, कहता है हमारे एंजॉय करने के दिन है। तो इसका मतलब है ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये बात का चर्चा में आएगा, डिस्कशन में ये बात आएगी ही कि शादी करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। 2 वक्त की रोटी की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 20 साल पढ़ते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कोई टेस्ट देते हैं। यदि 2 वक्त की रोटी के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप आने वाली पीढ़ी को गढ़ने जा रहे हो, आप किसी को जिंदगी देने जा रहे हो, तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि शादी क्यों। तो अभी 99% में नहीं पता है कि शादी क्यों, इसलिए लोगों में डिस्कशन में आता है तो नहीं वाला आंसर जल्दी निकल आता है। इसलिए जो लोग शादी कर भी रहे हैं वो बहुत खुश होकर कर रहे हैं। जिनका अफेयर है उनको छोड़ दीजिए, उनको तो बेचारों को उस समय समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, सिस्टम क्रैश कर दिया। है ना। तो सही मायने में प्रौढ़ अवस्था 20 से 30 प्रौढ़ हो गया। प्रौढ़ मतलब मैच्योर हो गया वो, तब बाप होने के लायक है, तब माँ होने के लायक है। तो शादी, हम चर्चा करते हैं कि शादी 2 लोगों के बीच की घटना है, कि शादी 2 परिवारों की घटना है, कि शादी सामाजिक घटना है। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो विवाह सामाजिक घटना है, 2 परिवारों के बीच की घटना। 2 परिवारों की होती तो एक गाड़ी में जाते, बहू लेके आ जाते। क्यों इतना बड़ा समाज इकट्ठा करते हैं? और क्यों समाज इकट्ठा होता है? जितना पैसा लड़के लड़की वाले खर्च करते हैं, सारे बारातियों को लगाया जाए तो उतना वो भी खर्च कर लेते होंगे। कोई सूटकेस नया खरीदता है, कोई कपड़े नए खरीदता है, कुछ तो का खर्चा करते हैं। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं विवाह एक सामाजिक घटना है, और विवाह वो घटना है जिसकी चर्चा 7 तारीख को होगी। नहीं, 7वें दिन हो, तो अभी नहीं करें। एक तरफ और ध्यान गया कि हमारी जो शिक्षा है ना, उसमें असफलता को स्वीकार करना जो है ना, वो हमारी शिक्षा में नहीं है। असफल तो ये मैंने सर्वे किया, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में सर्वे किया, तो 95% इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहते हैं कि हमको सफलता के लिए कोई भी गलती करनी पड़े हम कर लेंगे। 5% कहता है कि मैं सफलता के लिए गलती नहीं कर। लड़कियां कहती हैं कि छोटी गलतियां कर लेंगे, बड़ी नहीं करेंगे। जब यही सर्वे BA BCom वाले स्कूल कॉलेज में करते हैं तो वहाँ 60% लोग हैं कि सफलता के लिए कोई भी गलती करेंगे, 40% बोल रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी गलती नहीं करेंगे। तो जितना हम ज़्यादा हायर उसमें जाते हैं, उतनी ही असफलता की अस्वीकार्यता। असफलता किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं है। तो तमाम ये सुसाइड, तमाम ये घटनाएं उधर ही जाती हैं कि असफलता हमको, क्योंकि पीछे से प्रेशर भी इतना है। ये एक बात है कि अभी सफलता मिली नहीं, उसके लिए एक है कि सफल हो गए। और जैसे एक उदाहरण था कि दिल्ली का था, एक कपल था, वो US में गए, दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे IITians थे, आपको पता ही होगा।
और लाखों का पैकेज था दोनों का, वहां जाकर खूब अच्छी कमाई थी डॉलर्स में, बढ़िया लाइफस्टाइल था, सब कुछ था, बच्चे भी थे। रिसेशन आया, नौकरी छूटी, वो लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, बच्चों को मारकर दोनों सुसाइड कर लिए। ये पढ़ी मैंने घटना। तो ये बहुत पैथेटिक है कि वो सफलता, वो पैकेज, मतलब कम में मिल सकती थी जॉब, लेकिन वो उस लेवल की नहीं मिली जिस लेवल की वो कर रहे थे, तो वो उस असफलता को हैंडल नहीं कर पाए और पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसे ही है। देखो, ये तो वो घटनाएं हैं जो हम अखबार में पढ़ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं। घर घर के भीतर वो सारी स्थितियां मिलेंगी जिसमें कि लोग किसी तरह से उसके साथ मैनेज कर रहे हैं, खुश तो नहीं। अभी कोरोना काल में लगभग 50% जॉब गई, 50% की सैलरी 25% हो गई, 30% हो गई। लोग मैनेज कर ही रहे हैं ना किसी तरह से, और उसमें काफी, और तो ये अच्छा है ना, सबका होता तो अपना होता, उतना खराब नहीं लगता, अभी सबका हो रहा है। कि आवश्यकता की बात करेंगे तो जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि आवश्यकता असीम है और साधन सीमित है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? यदि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है, कौन सी क्लास में पढ़ा देते हैं आप दिल्ली बोर्ड में? कौन सी क्लास में एक थ्योरी आ जाती है ना? है 9th में तो आ ही जाती है, मैं सोचा और नीचे तो नहीं आ गया आजकल। सोशल स्टडीज में इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल आ जाता है, तो 9th में तो आ ही जाता है। इसका मतलब है कि यदि आवश्यकताएं असीम हैं, तो एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं असीम है और साधन सीमित हैं, तो अपनी आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति सुरक्षित महसूस करेगा कि असुरक्षित? तो असुरक्षा आते ही आदमी के भीतर भय पैदा होता है, भय पैदा होते ही वो संग्रह के लिए जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना। जो रूप के लिए असुरक्षित है, वो रूप के लिए भयभीत है, वो रूप का संग्रह करेगा, है ना? अभी देखो तमाम सर्जरीज, तो एक दिन वो यूट्यूब में देख रहा था, संग्रह करना है, उसका शोषण करना उसकी आवश्यकता है, वो गलत करना चाहता नहीं। जिसका शोषण होगा वो चुपचाप नहीं कराएगा, वो विरोध करेगा, और ये विरोध ही युद्ध और संघर्ष है, चाहे इराक में है, चाहे ईरान में है, अफगानिस्तान में है, युद्ध और संघर्ष है। इससे असुरक्षा और बढ़ेगी, ऐसा विशेष सर्किल है। आप तो दिल्ली में रहते हो, तो आपको तो ये सब चीजें, देखो दिन में केवल 2 घंटे पानी आएगा, फाइनली ये विशेष सर्किल आदमी को सुख की ओर ले जाएगा कि दुख की ओर ले जाएगा? दुख की ओर ले जाएगा। और अर्थशास्त्र, गेट बंद करता हूं। अच्छा सॉरी, ये अर्थशास्त्र का है ना, और ये रॉबिन्स नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा। रॉबिन्स था या रॉबिन्स? एडम स्मिथ नहीं है, रॉबिन्स ही, जहां तक मेरा चेक कर ले। इस अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाला आदमी सुखी होने के लिए पढ़ाता है कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए पढ़ाता है। और लड़का फीस दे के आया, अपनी जिंदगी का 20 साल लगा रहा है, वो सुखी होने के लिए आया कि दुखी होने के लिए? दुखी होने के लिए। और टीचर कहता है तुम्हारा दुखी रहना निश्चित है। यही सुनने आया था मैं। इससे अच्छा तो उतना पैसा घर पे ब्याज पे डाल देता, कुछ काम धंधा करता तो ज्यादा ठीक रहता। तो इसका मतलब है कि हम देखो, जो भी हम समाज में परिवर्तन चाह रहे हैं वो इन शिविरों से होने वाले नहीं है। रेगुलर एजुकेशन में यदि इस तरह की थियरीज पढ़ाई जा रही हैं जो हमारी मानसिकता को एक नेगेटिविटी और एक असुरक्षा से भर देता है, असुरक्षित आदमी जिंदगी के सारे निर्णय गलत लेता है, क्योंकि वो असुरक्षा से ड्रिवन है ना, इनसिक्योरिटी से ड्रिवन है। तो इनसिक्योर व्यक्ति कोई सही निर्णय ले नहीं सकता, हर बात में उसको गलती हो गई, हर बात में वो भयभीत है, वो डरा हुआ है ना, कोई लंबी छलांग वो मारेगा नहीं,
रोजी रोटी कमा के लोगों को तंग करके जाएगा। तो इससे लगता है कि ये तो जिस तरह का अर्थशास्त्र अभी तक हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास कोई अर्थशास्त्र ऐसा नहीं है अभी तक मौजूद जो दुनिया के सभी लोगों के लिए ये आश्वासन देता हो कि तुम्हारे सबके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। हम ये मान के ही सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि कुछ लोग तो हमेशा वंचित रहेंगे ही, डिप्राइव्ड रहेंगे ही। हमारे सारे डिजाइन ऐसा मान के ही किए जाते हैं, इसी आधार पे होते हैं। अब आदमी को समझ के देखते हैं कि आदमी कैसा है? एक चीज और है। हाँ, आदमी भी देखो, ये बात आप ठीक बोल रहे हो, आदमी भी यही मान के चलता है कि सारी चीजें नहीं मिलेगी, और हम बोलते ही हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ सबको नहीं मिलता है ना? ऐसा हम मान के भी बोल के भी चलते हैं। लगता है कि ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है ये भी सोसाइटी से बहुत अच्छे से ड्रिवन है कि जब बच्चा ये कहता है कि मैं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो पेरेंट्स ही बोलते थे नहीं नहीं ये हमारी विसिनिटी से बाहर है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे में असुरक्षा का भाव हम भी डाल देते हैं, एज पेरेंट भी कहीं ना कहीं मतलब डालते ही हैं। हाँ, डालते हैं, आप डालेंगे ही। सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी कंफ्यूजन बांटेगा ही, दुखी आदमी दुख देगा ही, डरा हुआ डराएगा, प्रभावित हुआ प्रभावित करेगा, है ना? आपके पास इनसिक्योरिटी है तो आपकी पूरी भाषा में इनसिक्योरिटी आएगी, आपके पूरी लैंग्वेज में आएगी, आप उससे बच नहीं सकते, है ना? समाधानित आदमी समाधान को बांटेगा, खुश आदमी खुशी को बांटेगा। तो जो जिस चीज को बांट रहा है वही उसके पास है, फाइनली ऐसा निकला। तो देखिए, आदमी को देखते हैं, झंझट छोड़ते हैं, इधर कुछ नहीं निकलेगा, आदमी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम में से कितने लोगों को ये पता है कि आदमी जब जब मुझसे गलती होती है, किसको पता चले ना चले, लेकिन यदि मुझको पता चलता है कि मुझसे गलती हुई है तो मुझको स्वीकार नहीं है। सभी को पता है। इसका मतलब है आदमी गलती करना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है क्योंकि गलती बराबर दुख है और आदमी दुखी होना चाहता नहीं है, इसलिए आदमी गलती करना चाहता नहीं। आदमी का बेसिक नेचर है कि वो गलती करना नहीं चाहता। जब भी बच्चे से गलती होती है तो वो क्या बोलता है? हम क्या बोलते हैं? हो गई है, की थोड़ी है, जानबूझ के थोड़ी ना की, या मेरी वजह से नहीं है उसकी वजह से हुआ। हम भी या तो गलती को दूसरे के सर पे पास करने की कोशिश करते हैं, या वो जानबूझ के नहीं की है, हो गई है। इसका मतलब है कि मैं गलती को ओन नहीं करता हूँ, ओन करना चाहता नहीं हूँ, स्वीकारना चाहता नहीं हूँ। परिवार में जब भी गलतियां होती हैं पूरा तर्क लगा देते हैं कि मेरी वजह से, जस्टिफिकेशन पूरा ढूंढ के लाते हैं कि मेरे कारण नहीं हुआ है। तो आदमी का मूल नेचर समझ में आता है कि वो गलती करना नहीं चाहता है। मानव गलती करना नहीं चाहता है, इसका मतलब, लेकिन करता है कि नहीं करता है? करता तो है। तो क्यों करता है? क्यों करता है? नहीं, सही तो ठीक है, क्योंकि वो सुखी होना चाहता है। मेरे भीतर का सुख का दबाव, चाहे वो नशे का है, चाहे वो इंद्रिय सुख का है, चाहे वो भोग का है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो सो के उठने का है, ये स्वीकारते हुए किसी हिस्से में कि ये जो मैं कर रहा हूं ये ठीक नहीं है, लेकिन सुख का दबाव इतना है कि मैं वो गलती करने के लिए बाध्य होता हूं, मजबूर होता हूं। और गलती करने के बाद फिर लगता है क्यों किया, ऐसा करना जरूरी नहीं था, बच भी सकते थे। लेकिन उस समय तो लगता है कि नहीं, अब नहीं रुका जा सकता, कर ही देते। तो इसका मतलब है कि आदमी बेसिकली गलती करना नहीं चाहता, लेकिन मानव सुखी होना चाहता है। सुख को अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि सुख एक नेचुरल डिमांड है, नेचुरल फिनोमिना है, तो वो उसको नकार नहीं सकता है। तो मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन मानव सुखी होना चाहता है। और सुख की समझ नहीं है। सुख की समझ नहीं है तो किसी गलत तरीके से सुख को पाने जाता है, इसका नाम गलती।
गलती करना नहीं चाहता, किसी गलत तरीके से सुख को पाना चाहता है, इसका नाम गलती है। इसका मतलब यदि इस पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दिया जाए, यदि या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो गलती करता है, चाहे उसकी परिवार की भौतिक आवश्यकताओं की चीजें हैं या सम्मान के लिए उसको लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी से कम में सम्मान नहीं होता, चाहे फिर वो सम्मान के लिए उस गलती को करे, चाहे वो अपनी भौतिक नीड के लिए उस गलती को करे, तो इसका मतलब है, देखो इसको पलट के कहा जाए, यदि एक मानव की सभी भौतिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति बिना गलती और अपराध किए हो सकती है, तब क्या वो कोई गलती करना चाहेगा? फिर से रिपीट करो, पीछे वालों, फिर से रिपीट करता हूं। यदि बिना गलती अपराध किए एक मानव की सभी भौतिक, मानसिक, भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो क्या वो कोई गलती करना चाहेगा? बढ़िया। तो के लिए है ना, हम उस असुरक्षा से मुक्त हो सकें तो कितना रिलैक्स हो सकते हैं। यदि रिलैक्स हो गए तो हमारा कितना मानसिक और शारीरिक पोटेंशियल को सही दिशा में यूज कर सकते हैं और हम क्या चमत्कार कर सकते हैं, उसकी कल्पना अभी सामान्य जिंदगी में हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम तो असुरक्षा से ड्रिवन है ना। एक जॉब मिल जाए, एक तो फ्लैट, एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट, तो ये असुरक्षा से ड्रिवन बड़ा नहीं सोच पाता है। असुरक्षा से ड्रिवन उतना ही सोच पाएगा जिसमें उसकी असुरक्षा उसको ड्राइव करती है। इसलिए मानव का पूरा पोटेंशियल व्यक्त होता ही नहीं, उसको पूरा पोटेंशियल व्यक्त करने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए हम जो गरीबी में, चाहे मानसिक गरीबी है चाहे भौतिक गरीबी है, उसका कारण मात्र इतना है कि हम असुरक्षा से ड्रिवन हैं, अपनी जिंदगी की उन संभावनाओं से ड्रिवन है ही नहीं जो बड़ी संभावनाएं हो सकती। बोलो, चले करें सफर शुरू। बेसिक ह्यूमैनिटी तो रोकना मत, और वो तो है शरीर के लिए, तो वहाँ हैप्पीनेस नहीं आना चाहिए सर। गई भैंस पानी। आप जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ाना ही गलत है, इसलिए सारे लोग वो तोते हैं ना, वो तोता था, शिकारी आएगा तो उड़ जाना है, शिकारी आएगा तो उड़ जाना है, एक तो वो कंटेंट ही अधूरा है, बिल्कुल वही दिख रहा है, और उसमें आचरण में जाने की कोई जगह है नहीं, वो बोलने और बताने की, नौकरी पाने की जगह है। तो शिक्षा ऐसे ही है कि जैसे मेरे को किसी ने धोखा दिया और अब मैं भी किसी को धोखा देके अपना घर चलाऊं, मेरी तो जॉब है, अपने क्या करूं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो कंटेंट हमको मिला है उसको पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। टेक्स्ट बुक चेंज बाद में होगी, पहले हम अपना मन चेंज करते हैं, अपना दिल चेंज करते हैं, फिर टेक्स्ट बुक भी चेंज हो जाएगी। एक शिविर मोदी जी के साथ नहीं कर लो, सबसे बढ़िया देख, और आपको क्या पता मैं पहले कर चुका हूं, इतना आसान। मेरे लाभ कहने के बावजूद भी होता वही है जो होना है। पहला शिविर तो आपका इस बात में निकल जाता है कि ये सुनने लायक कोई चीज है। दूसरा शिविर सही मायनों में पहला शिविर बनता है, समझने की यात्रा। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सीमित कुछ नहीं हो सकता, इतनी गर्मी में क्यों जिए, क्यों सीमित करना है? वो वाली चीज कैसे करेंगे सर? मत करो अभी। देखिए ये मैं पहले एक बार खोल दूं कि अब तक जो हमारे पास रास्ते थे उसकी भी थोड़ी सी क्लैरिटी हमारे पास आ जाए। एक यात्रा हमारी, हमने दो तरह की यात्राएं की हैं। एक यात्रा है कि ईश्वर में सुख है, एक यात्रा है कि शरीर में सुख है। दो यात्राएं हमने की हैं। यदि वैचारिक यात्रा को देखेंगे तो दो तरह की यात्रा हमने की है। ईश्वर में सुख है तो ईश्वर की भक्ति, उसके लिए संसार से विरक्ति, अब इंग्लिश करते रहना,
और उसके लिए न्यूनतम में जीना और संसार को माया मानना, ये सब झूठा है, माया है, इस पे ध्यान नहीं देना है, ईश्वर में ध्यान देना है, ईश्वर का भक्ति करना है, उसके लिए विरक्ति करना है, लेकिन जिंदा तो रहना है। जिंदा रहना है तो अभी ये न्यूनतम में ही संभव है। तो न्यूनतम का एक मॉडल है, ये जर्नी हमने की है, इसको आदर्शवाद के नाम से हम जानते हैं। इसको कहा आदर्शवाद, आदर्शवाद, ईश्वरवाद। आइडियलिज्म। एक दूसरी जर्नी हमने की है जिसमें शरीर में सारा सुख है, तो शरीर को खूब जम के भोगना है। भोग चाहिए, भोग के लिए, भोग करने के लिए संग्रह, संग्रह के लिए शोषण, और इसमें जीने का मॉडल निकला कि अधिकतम में जीना है, अधिकतम में जीना है। और इसके लिए संसार में अव्यवस्था फैले तो फैले, अपने को कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम भौतिकवाद है। ये दो तरह की यात्राएं हमने की। बढ़िया, हाँ जी, इंग्लिश बोलो जरा। अब तो हिंदी नहीं बोलना, केवल इंग्लिश बोलना। जो ईश्वर तो समझ आता है, भक्ति मतलब ये भी पता ही है, विरक्ति मतलब त्यागना, छोड़ देना। तरीका अर्थशास्त्र में 10 पीएचडी करने के बाद नहीं आता है ना। तो हमारी आवश्यकताएं निर्धारित होना, इसलिए गांधी जी ने क्या कहा, वो पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है, तो हम बहुत सारे उपदेशात्मक कुछ कहने की कोशिश किए हैं, बहुत ऑब्जेक्टिवली आदमी की आवश्यकताओं को वर्कआउट किया जा सके, ऐसा कोई तरीका हमारे पास है नहीं। आप सहमत हो तो पत्नी सहमत नहीं होती, घर में यही तो सब चलता है ना। जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक मोटरसाइकिल लेके आऊंगा, बाकी ने कहा कि बाकी हम चलाएंगे नहीं, तुम ले आओ। घर घर की ये स्थितियां हैं कि एक कार है, ठीक ठाक है, वो यूज हो रही है, बेटा कहता है बदल दो, इतनी पुरानी हो गई है, तुमको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। बाप को लगता है ठीक ही है, बेटे को लगता है कि यार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये जो परिवार में आपस में असहमतियां हैं, इनको हम नहीं झेल पाते और कोई पॉइंट के बाद हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नहीं, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो आप कई बार आपने बोला भी है, जो आप आचरण कर रहे हो, जो जी रहे हैं, वही चीज जब आप बार बार बोल भी रहे हैं दूसरे से, तो बच्चा सुन रहा है, दोनों में अगर अंतर नहीं तो बच्चा समझता है। पहले तो वो अंतर समाप्त करना है, जो आप जी रहे हैं वो तो वही आप आचरण में है, तो दोनों में अंतर नहीं है। उसके बावजूद भी देखिए, ये एक तरह की बात है जिसमें कि आपका बेटा आपको ये तो स्वीकार रहा है, यार आप तो ठीक, एक दूसरी सिचुएशन है, लेकिन वो कहता है यार मेरे ऊपर बहुत दबाव है। मतलब मैं अपने घर की बात बता सकता हूँ, कोई मेरा बेटा 9th के आसपास तक साइकिल से कोचिंग जाता था, फिर एक दिन मेरे को बोलता है कि नहीं पापा अपना 2 व्हीलर लेना चाहिए, मोटरसाइकिल वगैरह कुछ लेना है। मैंने कहा यार पास ही है, जा सकते हैं 2-3 किलोमीटर साइकिल से। अच्छा ठीक है। फिर एक दिन आके बोलता है कि ऐसा है कि अब आपकी इच्छा है, मैं पैदल चला जाऊंगा, है ना, लेकिन मैं साइकिल से तो नहीं जाऊंगा। उस दिन थोड़ा सा मतलब आवाज भी अलग थी, गंभीर थी। बोला क्या हो गया? बोले आप समझते नहीं हो, मेरे सारे दोस्त तो 2 व्हीलर उस पे आते हैं बाइक से। तो उसको ये तो पता है कि मेरा पिता जिस तरह की जिंदगी जीता है, वो जैसा बोलता है वैसा ही जीता है, तो उसके सामने ये तो नहीं कहा जा सकता कि तुम गलत हो। लेकिन फाइनली मेरे ऊपर तो प्रेशर है, मेरे पिता की चेतना मेरे ऊपर तो ट्रांसफर नहीं हो गई है ना। तो जो पीयर प्रेशर है, जो अपने साथ के लोगों का दबाव है, वो इतना ज्यादा है, तो अचानक आप देखोगे कि पूरा टीनेज का 2 व्हीलर साइकिल 2 व्हीलर में शिफ्ट हो गया। ये 12-15 साल पुरानी बातें होंगी। 12-15 साल पहले बच्चों को साइकिल से कोचिंग जाने में कोई शर्म नहीं आती थी और कॉमन ही था, लेकिन धीरे से ये पूरा का पूरा मार्केट शिफ्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सही आचरण भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपकी फैमिली पे, आपकी वाइफ पे दबाव, आपके बच्चों पे दबाव, आपके पेरेंट्स की कोई बात, आपके ससुराल वाले, उसके बाद है ना, किसका प्रेशर आएगा और किधर से आ रहा है आपको पता भी नहीं चलता।
तो इसका मतलब है अभी हमारे पास जैसे गाड़ी है तो हमको पता है 1 लीटर पेट्रोल डालने से 60 किलोमीटर चलेगी, ये पक्का है। लेकिन मानव के बारे हमारे को कुछ भी तय नहीं हो पाता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे तय करें, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो इस पर हम बात करेंगे, अभी मैंने केवल लिख दिया है, इस पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने कहा वो याद है? शाम तक याद है? जो कहा वो याद नहीं है? क्या कहा? मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है लेकिन सुखी होना चाहता है। तो आपने ये चर्चा किया कि यदि मानव की सभी भौतिक, मानसिक, भावनात्मक आवश्यकताएं बिना गलती, अपराध किए पूरा हो सकती है तो क्या कोई गलती करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। अब अपने को देखना है कि होती है कि नहीं होती, है ना। हमारा अर्थशास्त्र पढ़ा रहा है कि सबका असुरक्षित रहना आवश्यक है। तो यहाँ से हम एक चर्चा शुरू करते हैं कि मानव की आवश्यकता को लिस्ट करना शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मानव की आवश्यकताएं कैसी हैं। आप क्यों खड़े? अच्छा, माइक देखो क्या सिंसियरिटी है ना, ये क्या सिंसियरिटी। एक योग्य व्यक्ति, सब तरह से सक्षम व्यक्ति, आर्थिक, मानसिक, सब तरह से सक्षम व्यक्ति माइक लेके आपके लिए खड़ा रहता है कि आप कोई बोलोगे आपके मुंह से वो फूल झड़ेंगे, और टोकरी लिए खड़ा है कि इसमें इकट्ठे कर लूंगा। भगवान को अर्पित करते। जब हम शुरू में शिविर किए थे हम सोचते थे यार ये अलग तरह का काम है, इसमें ना भय है, ना प्रलोभन है, आस्था है। तो इसमें लोग कैसे चलाएंगे इस शिविर को? कौन शिविर को मैनेज करेगा? कोई इतने बड़े शिविर को मैनेज करना, उसमें कोई अपना तन मन धन लगाना। अब ये भी हैं, दिल्ली से हैं, है ना। अब ये बैठे रहते हैं माइक के पास, है ना। जब भी शिविर होता है ये बढ़िया आ जाते हैं अपना समय निकाल के, और पूरा सिस्टम, पूरा हॉल को लेके, और जो भी कुछ शिविर में रात को गोष्ठी में बैठना, सब लोग मिलके कर तो रहे हैं अपने आप। तो धीरे धीरे ऐसे लगा कि नहीं, ये कोई उससे भी पावरफुल चीज है, और जो कुछ भी है सब बहुत बेहतर हो सकता है। आप बैठ सकते हैं, मैं होगा मैं बता दूंगा। हाँ जी। तो एक बच्चे के पैदा होने से लेके 4 कंधे की यात्रा तक एक मानव की कुल कितनी आवश्यकताएं हो सकती हैं, उनको गिना जा सकता है कि नहीं? गिना जा सकता है कि नहीं? गिना जा सकता है। गिना जा सकता है तो बोलो। रोटी, कपड़ा, मकान, और कोई लिखो। कौन लिखेगा? नहीं लिखी? सुख। हाँ जी, बोलते जाइए। सुख, थोड़ा जोर से बोलेंगे। मोबाइल, आप जो बोलोगे वो मिलेगा। गाड़ी, हैप्पीनेस, सस्टेनेबल हैप्पीनेस। हाँ जी। और लैपटॉप, गर्मी में एसी। हाँ जी। है हीटर। एसी का मतलब वैसे एयर कंडीशनिंग ही होता है। हाँ जी। है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हाँ जी। फ्रीडम, फ्रीडम। और ऑर्नामेंट्स। अब पत्नी के साथ बैठ के ना पति ऐसी बेचारा हो जाता है, उसको लगता है यार कम से कम इसकी इच्छा बोल दूं, दिलाऊं, चले दिलाऊं, कम से कम सुन के ही खुश हो जाए। और स्वास्थ्य बेहतर ही होता है। बेहतर स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर, म्यूजिक, और फैमिली, फैमिली, और है डांस, डांस, मनोरंजन, पेट्स, पेट्स, और चलिए, और डॉग हो गया, जॉब, ट्रैवलिंग, सुंदरता, शांति, है
एक्सेप्टेंस फ्रॉम सोसाइटी है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ऑक्सीजन है, ये बताता है कोरोना काल से निकल के आए। हाँ जी, डोमेस्टिक हेल्प बाई, हाँ जी, और है जिम है, ओबीडियंट हस्बैंड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और बोलिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, फाइनेंशियल हो गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया, हाँ जी, है स्पिरिचुअलिटी, सम्मान है, पसंद का खाना, रोटी पसंद की लिख दो, है ईगो सेटिस्फेक्शन, है सम्मान हो गया, सम्मान, स्पेस ट्रेवल, स्पेस ट्रेवल, एजुकेशन, हाँ जी, और बोलिए। है कंट्रोलिंग अदर पीपल, तो शादी हुई कि नहीं हुई? अच्छा, इसलिए कम से कम शादीशुदा लोग फिर ऐसा नहीं बोलते, उनको एक मिल जाता है कंट्रोल करने के लिए। कान, सुख, भावना, मोबाइल, कार, लैपटॉप, एसी, मनी, फ्रीडम, ऑर्नामेंट्स, इमोशनल नीड्स, हेल्थ, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ, जिम, डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है, शांति, शांति, सिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस फ्रॉम सोसाइटी, ट्रैवलिंग, जॉब, बिजनेस, पेट्स, एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स, फैमिली, रिस्पेक्ट, स्पेस ट्रैवल, एजुकेशन, कंट्रोल, जीवी, स्लीप, वाटर, टी, नॉलेज, बुक्स, टीचर, प्लांट्स। ऐसा देखते हैं तो जितना मैंने गोल मारा है वो सब भावनात्मक। तो इस तरह से हमने देखा कि दो तरह की चीजें हैं, जैसे इसमें शादी भी लोग लिखवाते हैं, हाँ शादी लिखवा देते हैं, फिर शादी लिखवा के फंस जाते हैं। तो किधर जाएगा ये? शादी और शरीर की जरूरत है कि मानसिक जरूरत है क्या? हाँ, बेसिकली जिसको मेंटल बोलते हैं वो फाइनली लैंड कर जाती है इमोशनल में। तो हाँ, बेसिकली जितने भी यदि बहुत हाँ वो कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो भाव जगत है ना। तो दो ही नीड हैं, एक तरह की नीड है जिनको हम कह रहे हैं भौतिक, दूसरी तरह की नीड है जिसको हम कह रहे हैं भाव। दो तरह की नीड्स को हम देखते हैं। ये भी क्लैरिटी से बनता है कि भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, भौतिक आवश्यकता जिंदा रहने के लिए है। ये भी समझ में आता है कि भाव की आवश्यकता मेरे लिए है, मन के लिए है, इसको धीरे से और समझेंगे, और ये जीने के लिए। तो एक क्लैरिटी इससे हमारी बनी
कि भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, शरीर जिंदा रहता है और मैं जीता हूं। ये दोनों तरह की आवश्यकता, भौतिक और भाव, ये दोनों एक ही जैसी हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ अंतर बताओ, क्या अंतर है दोनों में, कैसे अलग अलग हैं? एक को हम यूज करते हैं, दूसरे को महसूस करते हैं। एक ही निरंतरता हो सकती है कि तो ये अपने आप में सीमित है, ये अपने आप में सीमित है, इसमें निरंतरता है। और इससे मिलने वाला सुख क्षणिक है, इससे मिलने वाला सुख क्षणिक है, इससे मिलने वाला सुख भी निरंतर है, क्योंकि ये स्वयं में निरंतर है। और क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। अब हो गया, अब आपकी क्लैरिटी बन गई कि हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों आवश्यकताएं, भौतिक और भाव, एग्जिस्टेंशियली ये दोनों दो डिफरेंट रियलिटी है, इनमें नेचुरल डिफरेंस है। तो आपको अपनी कॉपी में नेचुरल डिफरेंस नोट डाउन करना है कि कितने नेचुरल डिफरेंस है इन दोनों में, एक बार लिख के देखिए। ये दो रियलिटी अलग अलग है, इसमें कितने नेचुरल डिफरेंस हम लिख सकते हैं, एक बार लिखने। और इधर निरंतर भौतिक में जो है वो स्थूल है, भाव सूक्ष्म है। इसको स्थूल कहा गया, इसको सूक्ष्म कहा गया। भौतिक विनाशी है, भाव अविनाशी है। ये परिवर्तनशील है, इसको शाश्वत कहा गया। ये रूपी है, भौतिक रूपी है, ये अरूपी है। इसमें रूप है, इधर भी रूप है। ये गणना हो सकती है, वो गुणात्मक है। ये गणितात्मक है, इसकी गणना हो सकती है। ये गणितात्मक है, ये गुणात्मक है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ये इंद्रिय प्रत्यक्ष है, वो ये अतीन्द्रिय है। इंद्रियों से पकड़ में आता है। ये इसको बोलते हैं इंद्रिय गोचर, इसको बोलते हैं ज्ञान गोचर। ऐसे विश्वास कौन सी इंद्रिय से पकड़ में आता है? ज्ञान सुन के पकड़ में आता है, ऐसा नहीं आता। नहीं आता। तो सीधा सीधा फील होता है। इंद्रियों से पकड़ में विश्वास, कोई भी मूल्य, कोई भी भाव इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। हाँ जी, गुड। रूपी है, इसका मूल्य है, अमूल्य है। इसको खरीद सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, इसको खरीद नहीं सकते। हाँ, अप्रोक्स हो गया। गुड। चलिए, इसके अलावा किसी के पास हो तो बोलो। हाँ, माइक। और ये स्टेट ऑफ माइंड से आता है और ये स्टेट ऑफ माइंड से नहीं आता है। ये नेचर से आता है, ये नेचुरल रिसोर्स है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। This is for physical strength, body, and this is for mental strength. हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक। ये फिजिकल स्ट्रेंथ है। ये चलिए ऐसा लिखते हैं, ये स्वस्थ रहने के अर्थ में है। ये मानसिक, ये सबके लिए अलग अलग है, ये सबके लिए अलग अलग है, वो सबके लिए एक है। ये सबके लिए अलग अलग है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, गर्मी, सर्दी, ये सबके लिए अलग अलग है। ये सबके लिए डॉट एक है। इसको पाने से डिससैटिस्फैक्शन होती है, और चाहिए और चाहिए और ये चाहिए। हमारा आपका प्रॉब्लम है, ये नेचुरल डिफरेंस नहीं। अच्छा, लेकिन उसको लेने से तृप्ति मिलती है, उसको लेने से नहीं मिलती है। इसको पाने से समृद्धि मिलती है। समृद्धि हालांकि भाव उधर का ही है,
इसको पाने से भौतिक आवश्यकता, ये हमारी भौतिक आवश्यकता के लिए है, ये भाव के लिए पहले आ गया। Animalic existence, one ये भौतिक जो है वो once it is consumed, it is gone. ये परिवर्तनशील है, वो शाश्वत। वो इससे व्यवस्था आती है, इससे अव्यवस्था आती है। ये हमारे आपके प्रॉब्लम। सर भौतिक जो है वो हाँ बेटा, भौतिक जो है वो अंदर मतलब बाहर से होता है और भाव अंदर से होता है। ये स्थूल है, ये सूक्ष्म। अच्छा इसका मतलब ये कभी कभी चाहिए हर टाइम। इसकी आवश्यकता सामयिक है, ये समय अनुसार इसकी आवश्यकता है। खाने के समय खाना, सोने के समय सोना, इसकी आवश्यकता निरंतर है, निरंतर आवश्यकता है। वो हमारे आपके प्रॉब्लम। ये कार्य से आता है तो व्यवहार से आता है। गुड। इसको पाने के लिए हम कार्य करते हैं, इसको पाने के लिए हम व्यवहार करते हैं। कुछ भौतिक को छू सकते हैं, भौतिक वस्तु को छू सकते हैं। स्थूल है, सूक्ष्म। ये सेल्फ ईगो बूस्ट है और वो मेंटल पीस है। वो सब हमारे आपके प्रॉब्लम है। इसमें अगर कहें freely transferable है, how freely transferable? ज्ञान भी फ्रीली ट्रांसफरेबल। No, the जिंदा रहने भौतिक आइटम हाँ, ये भी ट्रांसफरेबल है और ये भी ट्रांसफरेबल। नहीं, ये बायोलॉजिकल है। That is with possible. कौन ये? Physical item. अरे इसको माँ बाप अपने बच्चों को फ्री में देते हैं कि नहीं? मैंने नहीं कहा खरीदा जा सकता नहीं, हाँ, वो तो खरीदा आ गया। उसको इस तरह नहीं। ये बायोलॉजिकल है, ये इमोशनल। हाँ, ये बायोलॉजिकल है, ये इमोशनल है। ये बायो है, ये इमोशन। वो आ गया पहले। हाँ जी, हाँ जी। भैया भौतिक आवश्यकताएं कम मतलब भौतिक जो चीजें हैं मटेरियल्स है वो कम मिले तो चलेगा, भाव कम मिले तो नहीं चलेगा। किसी के लिए उल्टा है, भाव ना मिले तो चलेगा, मटेरियल मिले तो चलेगा। हाँ जी, कल ये टीवी के आगे वाले पीछे जाएंगे और पीछे वाले आगे आएंगे। भैया ऐसा भी नहीं किया है। इसका होना सीमित है, धरती का डाया। इसका होना सीमित है, धरती का डाया 12,400 किलोमीटर। इसका होना ही असीमित है, ये अपने आप में होने के स्वरूप में ही असीम है। भाव असीम वस्तु है। एक ये है कि जिंदा रहने के अर्थ में ये पशुओं को भी चाहिए, जिंदा रहने के अर्थ में, लेकिन वो केवल हर एक मानव को चाहिए। ये मानव इधर ये पशु की जरूरत नहीं है, कोई बात, अलग अलग है। और वो सोसाइटी और फैमिली ये सबके लिए एक जैसा। हाँ जी, जो सामायिक लिखा है उसके सामने समाधान आ सकता है ना? इसकी आवश्यकता सामयिक है, इसकी यहाँ समाधान निरंतर आवश्यकता समाधान। ठीक है, चलेगा चलेगा। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स कैसे होता है? खाना खाना है, वो भी इंटरनल है। आवश्यकता को देखिए, ये भौतिक आवश्यकता को पहचानने वाला भी मैं हूँ। भावना की बात को यदि ऐसा ले जाऊं तो ये नियम पूर्वक है, ये न्याय पूर्वक। चलिए, बढ़िया, गुड। भैया हाँ। भौतिक में संग्रह का है और भाव में समृद्धि का भाव है। ये संग्रह हमारा आपका प्रॉब्लम है। नेचर नहीं बोलता, कुर्सी आके नहीं बोली मेरे को रख लो, ठीक। तो संग्रह करना है नहीं करना है, ये हमारे आपके प्रॉब्लम है, नेचुरल डिफरेंस नहीं। हाँ जी, गुड। और बोलिए, भार है, आप कहाँ हो? हाँ हाँ इसमें भार है, ये भारहीन है। हाँ, ये अच्छा, ये भार युक्त है, ये भारहीन है। बहुत बढ़िया। एक को देख सकते हैं और एक को देख फील कर सकते स्थूल हैं। है, ये सूक्ष्म। आ गया शाश्वत, हो गया। अब आपका कोटा खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हाँ, ये ठीक है। ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। कितने आ गए?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 नहीं आ रहे थे भैया 2-3 और जोड़ सकते हैं? है? अच्छा और भी जोड़ सकते हैं, बताओ बताओ। भौतिक वस्तुओं को जो हम दूसरों से शेयर करते हैं तो ये कम होती है, इनको शेयर हाँ, करें तो क्योंकि ये वो कम सीमित होगा। है, इसका होना सीमित है। दूसरा, भौतिक वस्तुओं को कोई चुरा सकता है, इनको कोई चुरा नहीं सकता है। वो सब हमारी आपकी प्रॉब्लम है। इसमें एक ये साधन है, ये साध्य है। हाँ ये अच्छा, ये साधन है, गुड, ये साध्य है, अच्छी संभावना। एक दृश्य है, महाजन परिवार कुछ तो अच्छा करेगा। एक दृश्य है और एक दर्शक है। क्या बात है, ये दृश्य है और ये दृश्य भी है और दर्शक भी है, और समझ जाए तो दर्शनीय भी है। ये अच्छा लगने की सीमा में है। गुड, ये अच्छा लगने की सीमा में, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा है। शानदार, जोरदार ताली। गुड, काफी अच्छे डिस्टिंक्शन आए है? माइक 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 थोड़ा सोच के देखो कि 100 रुपए पूरा का पूरा पेट्रोल के लिए दिया कि उसमें कुछ और भी शामिल है? टैक्सेस है, चलो टैक्सेस निकाल देते हैं, 20 रुपया मान लेते हैं टैक्स होता है। ऐसे तो लोग ज्यादा बताते हैं आजकल, 40 बताते हैं, है ना? तो 40 पेट्रोल के लिए कितना देते हैं? और कुछ भी निकाल सकते हैं? कच्चा तेल होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, किसी का प्रॉफिट भी होता है, टैक्सेस भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो ये सब निकाल दें तो मान लीजिए 10 ट्रांसपोर्टेशन निकाल दिया, 10 प्रोसेसिंग निकाल दिया, 10 प्रॉफिट निकाल दिया, 30 और निकाल दिया, 30 बचा। 30 में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना देते हैं? और कुछ निकाल सकते? पेट्रोल को एक्सट्रैक्शन करा, किसी ने एक्सट्रैक्शन किया, उनको दिया, तो मान लो 10 और निकाल दे तो 20 रह गए। 20 में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना? बाजू वाला कुछ नहीं बोलेगा। बाकी तो डिस्कवरी हुआ, मतलब वो निकाला है पेट्रोल, और तो मतलब रिसोर्स है ना वो तो एक। हाँ, तो उसकी क्या कॉस्ट है? उसको तो बस मतलब उसकी कॉस्ट तो एग्जैक्टली है ही नहीं वैसे तो। उसके बाद की कॉस्ट है सारी, जो रिसोर्स को हमारी गाड़ी तक आता है, वो बीच की सारी कॉस्ट है। बीच की सारी कॉस्ट। फिर 100 रुपया किसके जेब में गया? जो लोग लगे हैं बीच में, पूरे सारे, मतलब जो फिर चेन है ना। तो बेसिकली जिस कुएं से पेट्रोल निकाला उसमें वापस क्या डाला? कुछ नहीं डाला। तो पेट्रोल के लिए कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? तो जो भी हमने दिया फिर क्या चीज के लिए दिया? आदमी के श्रम का पैसा दिया। तो जितने भी लोग एक्सट्रैक्शन से लेके और रिफाइन से लेके और ट्रांसपोर्ट से लेके और मिडलमैन से लेके, तो इतने सारे लोगों का घर चलता रहे, उन्होंने जो मेहनत किया उसका पैसा दिया। तो हमने वस्तु का मूल्य दिया कि श्रम का मूल्य दिया? श्रम का मूल्य दिया, वस्तु फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, सभी को सहमत है? हमने जो भी नेचर से रिसोर्स लिया उसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने मानव श्रम का पैसा दिया। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? पीछे माइक आप तो रखिए, आपका माइक परमानेंट है। मानव के श्रम का तो दिया ही है, साथ में उसमें कुछ दादागिरी का भी ऐड है। मतलब जिस उस एरिया पे जिसका कब्जा है, जिस सरकार का कह लो, वो ठीक है, कुल मिला के आदमी को ही दिया। उसने दादागिरी से लिया, उसने मैनिपुलेट किया, उसने श्रम किया, कुल मिला के आदमी को दिया, नेचर को वापस कुछ नहीं दिया। तो इससे हमारी एक क्लैरिटी बनी
कि यदि नेचर से यदि हमको पेट्रोल मिल रहा है तो 100 रुपया पूरा का पूरा लोगों की जेब में जा रहा है, पेट्रोल एज ए कमोडिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक ठीक। अब आपने 25 लाख की कार खरीदी, कार में जो लोहा एल्यूमिनियम रबर लगा है उसके लिए हमने क्या पे किया? इंडिविजुअली तो कुछ नहीं करा, कुछ नहीं पे किया। फाइनली 25 लाख रुपए किसकी जेब में गया? इसके सारा मैंने निकाल के प्रोसेस करके रिफाइन करके कार की शेप में कन्वर्ट किया, लोगों की जेब में गया। श्रम मूल्य दिया है, मटेरियल का मूल्य नहीं दिया, मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पूरी की पूरी कार में जितना लोहा एल्यूमिनियम रबर लगा है उसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया के सभी लोगों को। आगे चलते, हम बिजली यूज कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट से आ रही, 10 रुपया पर यूनिट है, तो बिजली 10 रुपया पर यूनिट है या कुछ लोचा है? ट्रांसपोर्टेशन और जो है ना? तो बेसिकली जब थर्मल पावर प्लांट बोल रहे हैं तो कोयला और पानी यूज हो रहा है, तो 1 यूनिट बिजली बनाने में जो कोयला और पानी यूज किया उसके लिए हमने क्या पे किया? कुछ नहीं। 10 रुपया पर यूनिट जो लोग बना रहे हैं, लगे हैं प्रोसेस में, उनकी जेब में गया। तो बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एज सच बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, उसको बनाने में मतलब बेसिकली कोयला और पानी का हमने कुछ नहीं दिया, ये भी ठीक। हमने 1 किलो गेहूं खरीदा, 1 किलो गेहूं में से गेहूं के लिए क्या दिया? कुछ भी नहीं करा उसके लिए। बेसिकली गेहूं नेचर में है, आदमी ने एक भी बीज नहीं बनाया, अभी तक हम एक सेल नहीं बना सके, है ना, शायद नहीं बना पाए, तो हम आर्टिफिशियल ब्लड बना लेते। तो जो कुछ भी है नेचर में है, हमने व्यवस्थित रूप से मल्टीप्लाई किया। 1 किलो अनाज हमको मिला, इसमें हमारी मेहनत ज्यादा है कि नेचर की मेहनत ज्यादा? नेचर की मेहनत ज्यादा, हम तो बीज लगा के चले आए थे, उसके बाद तो मेहनत नेचर में हो रही है। तो इसका मतलब है कि 100 रुपया किलो यदि गेहूं के लिए दिया तो बेसिकली मानव का श्रम के लिए दिया, गेहूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज तक आपने क्या खरीदा? कुछ भी नहीं, हमने बस कॉस्ट पे करी है जो उसके बाद, है ना। वस्तु कौन सी खरीदी हमने आज तक? जैसे ब्रेक डाउन करें तो कुछ भी नहीं खरीदे है? अगर इस लॉजिक से देखें तो कुछ भी नहीं। और लॉजिक ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना। तो लॉजिक गलत हो, तो लॉजिक से ये पता चला कि हमने आज तक कोई भी वस्तु नहीं खरीदा, और वस्तु आदमी खरीद सके ये उसकी हैसियत नहीं, औकात नहीं। क्योंकि एक बूंद हम पानी की नहीं बना सकते, एक एटम लोहे का नहीं बना सकते, जो है नेचर में है, केवल उसको प्रोसेस किया है, हमने बनाया कुछ नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? इस चर्चा से क्या निकला? जब हम कहते हैं कि ये सामान मैंने खरीदा और अभी समझ में आया कि कुछ नहीं खरीदा, इससे हमारे भाव और विचार में क्या फर्क पड़ता है? कुछ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? क्या लगता है, कुछ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? कुछ कहना चाहोगे? कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि ऐसे ही रहेगा? थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। क्या लगता है? पार्टनर को दो, आपका पार्टनर है ना, क्या लगता है? पूरा डिस्कशन ठीक था? सही था, लॉजिक तो सही बैठा था। लॉजिक तो सही बैठ गया, लॉजिक तो सही बैठ गया। लॉजिक बैठने से खुश तो होते हैं, लॉजिक तो सही बैठ गया। तो बताओ, यदि ये बात अपने को समझ में आएगी कि हमने आज तक कुछ नहीं खरीदा और कुछ खरीदने की हमारी हैसियत भी नहीं। इंग्लिश में अच्छा शब्द है एक्सचेंज। हम केवल श्रम का एक्सचेंज करते हैं। मैंने अनाज उगाया, आपने शर्ट बनाई, हमने दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज का जो माध्यम है वो पैसा है, तो एक्सचेंज है वो। तो हम केवल वस्तुएं एक्सचेंज करते हैं, वस्तु का कुछ नहीं दे रहे हैं, श्रम का देते हैं। मैंने कोई मेहनत किया था, आपने कोई मेहनत किया, आपका भी घर चल गया, मेरा भी घर चल गया।
तो यदि ये हमारी क्लैरिटी बनेगी तो इससे हमारे भाव और विचार में, सोचने के तरीके में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे दृष्टिकोण में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्या? इसको जो हम यूटिलाइज जिस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, वो शायद से चेंज हो सकता है। भाव बदल जाएगा ना, भाव बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या है कि मेरा जो इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने ले गए थे मेरे फादर, तो किसी के यहाँ 10 दिन रहे थे, उनका कोई दोस्त, तो 10 दिन हम किसी के घर रहे तो उसको पैसे तो नहीं देते, दोस्त के घर रहे तो हम किसी के घर में रहते हैं और उसको कुछ दे नहीं सकते, वापस लौटा कुछ नहीं सकते, तो फिर उस घर में हम कैसे रहते हैं? माइक, कुछ सामान लेके आ जाते हैं, वैसे कुछ हेल्प कर हाँ, सकते कुछ हैं। फ्रूट ले जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, गुड। और उस घर में कैसे रहते हैं? हमारे जहाँ पे अपने घर पे जैसे रहते हैं उससे थोड़ा बेटर, उससे थोड़ा सा और बेटर रहते हैं, है ना? हमारी वजह से उनको कोई परेशानी ना हो, किसी चीज को मिसयूज ना करें, जैसा वो नॉर्मली करते हैं उसी हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। माइक, उनके घर के कार्य में उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। कहीं बाहर हमको भी पड़े लगता है उनको जैसे वाइफ साथ में है तो किचन में चले जाएंगी, कुछ काम का साथ में करा दें ताकि हम है। माइक, निकाले तो अगर हमारा भाव उससे बदल गया तो हम जिस पहले जैसे उसे यूज कर रहे थे और जो अब यूज कर रहे, मतलब भाव जुड़ने के बाद जो हम यूज करेंगे, तो उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा, अब नेक्स्ट जब भाव जुड़ने के बाद में उसकी यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से होगी। पहले दूसरे तरीके से यूज, पहले हम दूसरा समझ के यूज कर रहे थे, अब हम अपना समझ के उसे यूज करेंगे। बढ़िया। हाँ जी, बाजू में दीजिए। जो मैंने समझा कि अगर हम किसी चीज़ का, जो भी आपने मैंने करा, ब्रेक डाउन करा पूरा प्रोसेस को, जैसा इन्होंने बोला, तो हम उस चीज़ की वैल्यू मतलब अलग लगाएंगे और उसके साथ हमारा भाव जुड़ जाएगा, जैसा कि इन्होंने बोला। इसके लिए जो बोला कि जिस तरह से आदमी को भी खरीदा बेचा नहीं जा सकता, आदमी खरीद सकते पैसा दे नहीं, काम करा सकते हैं, काम करा सकते हैं। काम क्या करा सकते हैं? पैसा देके खरीद ही सकते हैं, फिर जो मर्जी करो है। उसमें दास प्रथा वाली कई सारी फिल्में दिखाते थे, स्लेवरी थी ना, स्लेव। अभी भी, अब से 30-40 साल पहले भी भारत में भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे स्लेवरी थी, घोषित रूप से, सामाजिक रूप से। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से पहले आदमी खरीदते थे, बेचते थे, और जैसे वो सांड होता है ना, उसके पीछे में त्रिशूल का ठप्पा लगाते हैं, उसका मतलब होता है कि ये उपयोगी है, इसको खिलाना पिलाना चाहिए ताकि वो उसको हम यूज कर पाए। ऐसे ही दास के सर पे भी ठप्पा लगाते थे ताकि ये बिका हुआ है, दूसरा इसको मत खरीदे। ये हमने आदमी के साथ किया है, और मात्र 100 साल पहले किया है, हो सकता है 75 साल पहले किया है, 50 साल पहले किया है। पिछले 50 साल में हमको ये समझ में आया है कि आदमी खरीदने बेचने की चीज नहीं है, आदमी आदमी के साथ में सम्मानजनक तरीके से, बड़ा विश्वास के साथ, सम्मान के साथ जीने की चीज है। ये मात्र 50 साल पहले समझ में आया, जो हम देख रहे हैं। हो सकता है अगले 25 साल में हमारा ये ध्यान चला जाए कि प्राकृतिक संसाधन अमूल्य है, जैसे मानव अमूल्य है, उसको खरीद बेच नहीं सकते, वैसे प्राकृतिक संसाधन भी अमूल्य है। हम जो भी पैसा पे कर रहे हैं वो केवल मानव के श्रम का पे कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन अमूल्य है, उसकी हम कोई कीमत नहीं चुका सकते, और कई चीजें तो रिवर्स भी नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। जैसे पानी यूज किया तो रिवर्सिबल है ना, लोहा जमीन से निकाल लिया तो दोबारा लोहा रोज नहीं बन रहा है, एल्यूमिनियम गोल्ड निकाल लिया तो वो रोज नहीं बन रहा है, यूरेनियम निकाल दिया तो प्रॉब्लम ही खड़ा हो गया है ना। तो इससे हमारा ध्यान जाता है कि जिस तरह से अभी यूज कर रहे हैं और जिस माइंडसेट से यूज कर रहे हैं, दोनों में एक बड़ा चेंज आएगा। तो बच्चों को बोलना कि लाइट बंद करो, फैन बंद करो, मिसयूज मत करो, ग्लोबल वार्मिंग है, कल पानी नहीं मिलेगा, एक तरीका ये है समझाने का। दूसरा तरीका ये है कि उसको एग्जिस्टेंस का, उसको प्रकृति के साथ अपना रिलेशन समझ में आ जाए। सूत्र है
संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। एक बार यदि मैं किसी चीज के साथ में अपना संबंध पहचान लेता हूं तो उसका शोषण नहीं करूंगा। तो हम नेचर के साथ अपना संबंध पहचान सकें, हम मानव के साथ अपना संबंध पहचान सकें, नेचर को सही अर्थों में मदर अर्थ के रूप में स्वीकार सकें। सारे संसाधन मेरी जरूरत है, कोई ऑप्शन नहीं है, मैं यूज करूंगा ही और दे कुछ नहीं सकता। इस ग्रेटिट्यूड के साथ, इस विनम्रता के साथ, नहीं तो खरीदने का जो अहंकार है और जो पॉजिटिविटी है, खरीदने का, मैं बिल दे रहा हूं आपको, क्या प्रॉब्लम है भाई? एक आपको बढ़िया शेयरिंग करता हूं। है ऑक्सीजन? हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिली ना, समझ में आ गया ना? अभी कितना करोड़ लेके बैठे रहो। कितने लोग थे इस कोरोना काल में जिनका मेरे पास फोन आया कि भाई एक बेड दिलवा दो, जो हो जाए, जो कीमत होगी चुकाएंगे। नहीं कर सकते, ठीक? तो हमको ऐसी क्राइसिस में पकड़ में आता है कि चीजें कहाँ जा रही हैं। एक बढ़िया शेयरिंग है, वो आपको शेयर करता हूँ। एक एम्बी वैली है, बढ़िया। हाँ जी, बोलिए। रिपीट कर सकते हैं? पानी पी लो जी, पानी पी पी के रिपीट करो। कौन रिपीट करेगा? आसपास की चीज़ें हैं जो हमारी प्रकृति हमें प्रोवाइड करती हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसकी तरफ अगर हमारा भाव ऐसे हो जाए कि वो हमारा ही है, तो जैसे हमारी मदर हमें प्यार करती हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हमें करते हैं, अगर सेम भाव से हम जो भी चीज़ें यूटिलाइज करते हैं अपने यूज़ के लिए, अगर हमारा भाव उसकी तरफ अपनापन का हो जाए तो हमारे तरीका उसको यूज़ करने का बिल्कुल बदल जाएगा। अगर हम बाहर रेस्टोरेंट में जाके 5 चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो हम जाएं बाहर, बट हम उतना ही ऑर्डर करें जितना हमें खाने का मन हो, या हम कोई कपड़े खरीदे या हम कोई घर में सब्जी बनाएं तो उतनी ही बनाएं जितनी हमें ज़रूरत है। हम ये ना सोचें कि हमारे पास पैसा है तो हमने खरीदा जितनी ज़रूरत है, जितना नहीं है उसको फेंक दिया। तो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है इसको। अपने भाव को अगर हम चेंज करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में ना ग्लोबल वार्मिंग आएगी, ना मतलब सब कुछ एक बैलेंस में चलेगा। इतनी सी बात है। तो इससे समझ में आया कि हम आदमी को भय, प्रलोभन, आस्था से नियंत्रित कर सकते हैं कि समझ पूर्वक वो स्वनियंत्रित हो सकता है। समझ पूर्वक स्वनियंत्रित होना बहुत आसान है, बहुत आराम का काम है। भय, प्रलोभन, आस्था से नियंत्रित होने का मतलब ही है कि मैं पर नियंत्रित हूं। पर नियंत्रण लंबा नहीं चलेगा, वो मेरे को भीतर से तृप्ति नहीं देता है ना। इसका ये भी मतलब है कि जब मैं ऐसा जीता हूं तो मैं अपने में एक तृप्ति मेरे को आती है, भाव मेरे को आता है, संबंध को महसूस करना, संबंध में जी पाना, वो खुशी मेरे को मिल जाती है जिस खुशी की मुझको तलाश थी। सूत्र है, विश्वास जोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आप अकेले हो गए हैं, इसका मतलब है आप अहंकार के साथ हो। आपके अपनेपन का विस्तार हुआ है, इसका मतलब है कि विश्वास का विस्तार हुआ है। बेसिक अगर मैं लेवल पे इस पे बात करूं, जैसे आज मैं शिविर पे आई और मैंने सोचा कि मुझे 2-3 कुर्तियाँ ले लेनी चाहिए, वहाँ जीन्स में मुझे गर्मी लगेगी या जैसा भी। तो मैंने जब 2 से 3 किया या 3 से 4 किया कि मुझे 4 लेने चाहिए, तो वहाँ वो रिक्वायरमेंट का लाइन मुझे कैसे रियलाइज होगा कि यहाँ रुकना है। यहाँ मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि शायद मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वहाँ रुकना है या कहाँ रुकना है। बहुत बढ़िया, उस पर अभी चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई किसी का? तो जैसे हमने बात की अभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, जैसे पेट्रोल है, तो मुझे ये लगता है जैसे हमने सबने मिलकर बात की कि जो हम पैसा पे कर रहे हैं, अगर हम एक पेट्रोल वाले को 100 रुपया भी दे रहे हैं तो वो 100 रुपये हम उसके श्रम के दे रहे हैं, ना कि उस पेट्रोल के दे रहे हैं। और सर उसके आगे भी अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, अगर मैं लोगों को किसी कंपनी की तरफ से अच्छे से लुभा सकता हूँ, तो वो कंपनी मुझे मेरी मेहनत के पैसे नहीं दे रही, क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो तो अमूल्य है। वो कंपनी मुझे पैसे दे रही है वो मेहनत उस कंपनी के लिए को देने के लिए, क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो तो अमूल्य है, जो मेरा श्रम मैं दे रहा हूँ
वो तो अमूल्य है, पर उस कंपनी में देने के लिए उसका मुझे वो भाव दे रही है कि आप वो जो मेहनत है वो हम हमको दे रहे हैं, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि वो मेरे को पे कर रहे हैं उसका। थोड़ी देर बात करता हूँ कि हमने मानव के बारे में चर्चा की और हमने ये पाया कि मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक प्रकार की आवश्यकता भौतिक है, दूसरे प्रकार की आवश्यकता भाव है। भौतिक आवश्यकता को देखा तो पता चला रोटी कपड़ा और मकान है। रोटी कपड़ा मकान है, मोबाइल है, गाड़ी है। और इधर बात करेंगे तो विश्वास, सम्मान, पहचान, शांति, संतोष वगैरह वगैरह, ये दो तरह की आवश्यकताएं हैं। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है कि हमने देखा था कि आदमी आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रोटी की आवश्यकता है, तो क्या लगता है रोटी की आवश्यकता सीमित है कि असीमित है? सीमित है। इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं। रोटी की आवश्यकता हमको बिल्कुल सीमित लगती है, इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मोबाइल, गाड़ी, साड़ी, मकान की तरफ जाते हैं, अब आवश्यकता सीमित लगती है कि असीमित लगने लगती है? अब यह असीमित होने लगती है, जबकि दोनों भौतिक है। तो ऐसा क्यों है कि दोनों भौतिक होते हुए रोटी की आवश्यकता सीमित दिखाई देती है, ना गाड़ी, मोबाइल, साड़ी और इन तमाम आवश्यकताएं हमको असीमित दिखाई देने लगती है? ऐसा क्यों है? क्यों है? स्टेटस। क्या होता है स्टेटस? कंपैरिजन, दिखावा क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी तो लोग मुझे ज्यादा सम्मान देंगे। तो इससे एक बात पता चली कि हम एक प्रयास कर रहे हैं सम्मान हमारी जरूरत है। और कितना सम्मान? असीम, निरंतर। सम्मान मेरी जरूरत है, उसकी निरंतरता मेरी जरूरत है, और मैं सामान से सम्मान की तलाश में हूं। तो कितना सामान मेरी आवश्यकता होगी? और पूरी धरती पे उपलब्ध सीमित है। गई भैंस, पानी, एक लोचा, दूसरा लोचा, इन सबको मिला के एक नाम दिया जाए सुविधा। इन सबको मिला के एक नाम दिया जाए सुख, निरंतर। गांव हो, दिल्ली हो, लंदन हो, अमेरिका हो, सुबह से शाम तक सारे लोग किस चीज की तलाश में हैं? क्या पाने के लिए दौड़ रहे? या कोई, वो गुजरात में ना चूड़ी वाली बोलते हैं, ऑडी नहीं बोलते हैं, चूड़ी वाली बोलते हैं। ऑडी में 4 छल्ले होते हैं ना, ऑडी का जो है ऐसा रहता है। तो बोले चूड़ी वाली लेनी है। जमीनों का पैसा बहुत आया है एक समाज के पास। देखिए, जब सुविधा की बात करते हैं तो बेसिकली शरीर से जुड़ा हुआ सारा संसार सुविधा है। जैसे हम क्या बोलते हैं? आने जाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा, और कुल मिला के हमारी सुविधा बढ़ जाए, है ना? बहुत सारा वर्ग फॉरेन जाना क्यों चाहता है? बोले एक अलग तरह का लाइफस्टाइल है।
तो वो किस तरह के लाइफस्टाइल को देख के हम प्रभावित हो गए हैं, किन चीजों को देख के हम प्रभावित हो गए हैं, जब उसको जी के देखते हैं तो उसमें उतना बड़ा सुख नहीं है जिसकी वजह से हमने वो निर्णय लिया। तो बेसिकली जब हम ये कह रहे हैं कि सुविधा, तो सुख का क्या होगा, सुख का क्या होगा, कहां से आएगा, ये क्या मान के जी रहे, और सुविधा होने से ये मिल जाएगा, एक तरह का लाइफस्टाइल होने से ये मिल जाएगा। आपके घर के छत पे भी हेलीकॉप्टर उतरता हो और आप हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाते हो तो भी उसका सुख से कोई लेन देन नहीं। ठीक, तो बताओ संसार में कितने प्रतिशत लोग सामान से सम्मान की तलाश में हैं? कितने प्रतिशत? कहाँ गई आत्मा परमात्मा? पर सर इनकी जरूरत तो होती है ना, तो जैसे कहाँ मना किया, जरूरत के लिए कहाँ मना किया? हाँ है ना। और सामान से सम्मान तो नहीं है? नहीं वो नहीं बात, पर फिर भी अरे फिर भी क्या, होता है अरे ना। चाहिए तो, आप ऐसे चाहिए तो का क्वेश्चन ही खड़ा नहीं हुआ अभी। ये कौन से भय से आ रहा है? हाँ, ये इनसिक्योरिटी है हमारे भीतर, जहां से आ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान, तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा मोबाइल भी ठीक रहे, गाड़ी भी ठीक रहे, मकान भी ठीक रहे, कपड़ा भी ठीक रहे, रोटी भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे। सब इतना ही तो कह रहे, छोड़ने की तो कोई बात नहीं की। बोर्ड पे पहले ही लिख दिया था, छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, ये लिखा, ये लिखा है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी, इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि कोई भी सामान सम्मान का आधार। देखो अभी भी क्या स्थिति है, वो स्टेशन पे भिखारी मिलते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दे, है ना? हमारी हालत कैसी है? वही हालत है, कटोरा दिखता भर नहीं है। अब तो मेरी शर्ट के नाम पे दे दे, अब तो मेरी हाइट के नाम पे दे दे, अब तो मेरी शक्ल के नाम पे दे दे, अब तो मेरी डिग्री के नाम पे दे दे, अब तो मेरी ड्रेस के नाम पे दे दे, अब तो मेरी ज्वेलरी के नाम पे दे दे। दिक्कत वही है, वो भी यही कह रहा है तू मेरे को दे दे। दो भिखारी एक दूसरे को क्या देंगे? दोनों भिखारी हैं, देंगे क्या? दोनों मांगने की तलाश में है? क्या बोले? ट्रुथ है। तो भाई साहब सारे ज्ञान का तेल निकल जाता है। अकेले में बैठ के अपने में झांक के देखें मेरा सुख कहां से आता है, तो पता चलेगा कि मेरी चेतना का स्तर कहां पे है। तो दोस्तों यहां से ये निकल के आया कि इसका मतलब है, हमको सम्मान समझ में आया? सम्मान समझ में आया? जोर से बोलो, आया? आया होता तो ये करते? अब क्या बोलना आप ही बता दो। अरे कहां से आया? भिखारी पना आया। कैसे जब किसी पार्टी से आके कपड़े कैसे उतारते हो? कहां आपको वो सुखदाई लगता है? वो सुखदाई लगता है तो आपका वैसा है ना, जितना सब करके जाते हैं है ना, वो आके तो आके देखो उसकी हालत कैसी होती है। सही पकड़ा। कैसा लगता है? हमारी कहाँ गई हमारी पीएचडी, कहाँ गया हमारा ज्ञान, कहाँ गया हमारा इतना बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ पढ़ डाला, रामायण भागवत। आश्चर्यजनक, इतने हजार साल ज्ञान परंपरा के साथ बिताने के बावजूद हमको सम्मान समझ में नहीं आया, हमको सुख समझ में नहीं आया, है ना। थोड़ा ये एक्सरसाइज करके देखते हैं। जैसे थोड़ा सम्मान को समझ, पहले थोड़ा सुख को समझते हैं।
सुख क्या है? अभी तक क्या समझ में आया? स्वीकृति। स्वीकृति क्या है? व्यवस्था को समझना। ठीक है, एग्जिस्टेंस में, नेचर में व्यवस्था को समझना। तो फाइनली क्या होगा? समाधान। समाधान का क्या मतलब है? स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। इतनी तो बात कह रहे बार बार, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। तो बेसिकली मेरे भाव और विचार की ऐसी स्थिति, मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो, मेरा भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो। ये कहां से आएगा? समाधान बराबर सुख। जैसा है उसको वैसा समझने से आएगा। बुद्धि पूर्वक समझ में आता है, बोध पूर्वक समझ में आता है, उसकी चर्चा करेंगे। सम्मान क्या है? सम्मान क्या है? सम्मान क्या है? जैसे इस पेन का सम्मान क्या है? नहीं लिखेगा तो क्या करेंगे? डस्टबिन। उसका यूज, तो किसी चीज की उपयोगिता उसका सम्मान है। तो फिर अपनी उपयोगिता की बात करें। अब इसको लिखने के पहले इसको पूरा करता। देखो, आलू इंटरनेशनल वैरायटी। आलू की कीमत क्या है? आलू का मूल्य क्या है? आलू की कीमत क्या है? आलू का मूल्य क्या है? सर कीमत 40 रुपए किलो। कीमत 40 रुपए किलो। इसका मतलब जो श्रम मूल्य है वो कीमत है। हाँ जी। और मूल्य क्या है? 0, क्योंकि वो प्रकृति से खुद आ रहा है। हाँ, लेकिन फिर उसका मूल्य हम किस रूप में आंकते हैं? उसकी उपयोगिता। आलू की उपयोगिता को पाने के लिए हम उसका श्रम मूल्य चुकाते हैं। जी। आलू की उपयोगिता मतलब कार्बोहाइड्रेट देता है ना? तो बेसिकली किसी चीज की उपयोगिता क्या है? आलू की कीमत क्या है? श्रम, श्रम मूल्य। और उसकी उपयोगिता क्या है? वो हमको पोषण देता है। बढ़िया हो गया, ठीक हो गया। अब पेन लिख दूं। पेन, पेन का कीमत, ठीक हो गया। पेन का उपयोगिता क्लियर है। फैन लिखूं, टेबल लिखूं, कुर्सी लिखूं, अपना नाम लिखो और दोनों को भरो। हाँ, अपना नाम लिखो। आपकी कीमत क्या है? आपका मूल्य क्या है? इंसान के लिए कीमत बॉडी को मेंटेन करना है, अपने शरीर को पोषण देना है, ये श्रम है। देखा कितनी दिक्कत हो रही है? आलू के बारे में दिक्कत नहीं हुई थी। और पोषण में कि हम भाव विचार, अपना स्टेट ऑफ माइंड, अगर हम सुख की तरफ चले, क्या वो है? सोच सर कीमत शायद अगर मैं खुद को देखूं तो कीमत शायद मानव की स्किल्स जो होती है, कीमत शायद उसकी स्किल्स हो सकती है। बच्चों से ही उम्मीद है। और सर मैं मूल्य बोलूंगा तो मूल्य में अमूल्य इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मानव अमूल्य ऐसा कहते हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं देखूं तो हमारा उपयोग भी है, हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास भाव भी है, तो हर चीजों का सही दृष्टि में उपयोग है। तो देखिए, इसका मतलब है कि जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरी स्किल्स हैं उसके बेसिस पे मैं जो, देखो पूंजी की परिभाषा है कि जो भी नेचुरल रिसोर्स में हम वैल्यू एडिशन करते हैं उसको पूंजी क्रिएशन बोलते हैं, है ना? हाँ, हम खाना बनाते हैं तो हमने कोई चीज क्रिएट कर दिया, तो वो हमारी स्किल है। तो हमारी स्किल को लेके जो श्रम मूल्य है उसको हम कह रहे हैं। तो मेरी जॉब है, तो जो मेरे को जॉब में मान लीजिए पैसा मिलता है, तो उसका इतना ही मतलब है कि मेरे पास कोई स्किल है, मैं किसी उपयोगिता को फिजिकल वर्ल्ड पे प्रूव करता हूँ, तो वो मेरा श्रम मूल्य है, वो मेरी सैलरी है, या बिजनेस करता हूँ। मूल्य क्या है? मेरी उपयोगिता, पेन की उपयोगिता या मेरी उपयोगिता। मेरी उपयोगिता क्या है? मेरी उपयोगिता के 4 डायमेंशन है। स्वयं की, स्वयं के लिए उपयोगिता, स्वयं की परिवार में उपयोगिता,
स्वयं की समाज में उपयोगिता, स्वयं की प्रकृति के साथ उपयोगिता, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, सभी के लिए इतना ही है, हर व्यक्ति इतने में ही जीता है। तो स्वयं के लिए स्वयं की उपयोगिता क्या होगी? जब मैं आपसे पूछता हूं क्यों जी रहे हो, तो बोले परिवार के लिए जी रहे हैं। परिवार बोलता है इन्हीं से दुखी हैं बस। तो इसका मतलब है कि मैं स्वयं के लिए उपयोगी हुए बिना दूसरों के लिए उपयोगी हो जाऊंगा, ऐसा होता नहीं। बाकी सब बीच का जुगाड़ है। तो बताइए स्वयं की, आपकी खुद के लिए क्या उपयोगिता है? आपकी खुद के लिए क्या उपयोगिता है? आपका स्वयं के लिए होने का अर्थ क्या है? पहले तो शरीर को मेंटेन करना। मुझे लगता है कि अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना, और दूसरा ये है कि अपने स्टेट ऑफ माइंड का भी ध्यान रखना, उसको भी बैलेंस रखना, क्योंकि शरीर हमारा टूल है, तो उसको भी हमें रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया बोला। तो बेसिकली इतना ही कह रहे हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा सुख पूर्वक जीना, मेरा सुखी होना मेरी जिम्मेदारी है। ये ना मेरे पति की जिम्मेदारी है, ना मेरे भाई की जिम्मेदारी है, ना मेरे पिताजी की जिम्मेदारी है, ना मेरे गुरु की जिम्मेदारी है। मेरा सुख पूर्वक जीना, मेरा अपनी स्टेट ऑफ माइंड को हैंडल करना, मेरा भाव और विचार में संतुलित रहना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बताइए, अभी हमने अपनी जिम्मेदारी, अभी अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हैं कि कोई दूसरा बैठा है? इसको जांचिए, अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे मेरे सुखी होने के लिए कौन जिम्मेदार है और मेरे दुखी होने के लिए कौन जिम्मेदार है। हमने क्या माना हुआ है? अभी दूसरों को माना हुआ है। अभी दूसरों को माना हुआ है तो मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है कि दूसरों के हाथ में? मैं दूसरों के कारण सुखी हूं और अभी मेरा सुख भी दूसरों के कारण है, मेरा दुख भी दूसरों के कारण है, ऐसा मैं मानता हूं, है ना। फिर वो चाहे फैमिली के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे वो सरकार है, चाहे वो अव्यवस्था है, चाहे वो देवी देवता है, चाहे वो ईश्वर भगवान है, अल्लाह है। तो इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा ही नहीं हूं, मैंने अपने जीने की जिम्मेदारी लिया ही नहीं है। क्या अद्भुत है! मेरे जीने की जिम्मेदारी मैंने लिया ही नहीं है। गाड़ी आएगी तो सुखी होंगे, बच्चे हो जाएं तो सुखी हो जाएं, कॉलेज मिल जाए तो सुखी हो जाएं, संस्था ठीक चल जाए तो सुखी हो जाए, है ना, समाज ठीक हो जाए तो सुखी हो जाए। तो मेरा सुख मुझ में है कि मुझसे बाहर है ना। तो जब भी मेरा सुख मुझसे बाहर है तो बस जान लीजिए कि दुख आसपास है, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि जैसे जो जिसके पास है वो बटेगा। तो मेरे पास बाहर से, जैसे दो सेंटेंस हम बोल सकते हैं, करके सुखी होना या सुखी होके करना, क्या ठीक है? कर क्या रहे? करके सुखी हो रहे। आज क्या बनाओगे? कहाँ जाएंगे आज? तो हम कहीं जाने से सुखी हो रहे, कुछ करने से सुखी हो रहे, अपने होने से कोई सुख नहीं है। मेरा सुख मुझसे बाहर है, इसका मतलब है कि वो बाहर से जितना मिलेगा वो मोमेंट्री होगा कि परमानेंट हो जाएगा? वो मोमेंट्री ही होगा, और मोमेंट्री से मेरा काम चलेगा नहीं, इसके लिए वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब है करके समझना कि समझ के करना। समझ के करना मतलब व्यवस्था को समझना और सुखी रहना, अपने भाव और विचार की स्थिरता के साथ होना। तो इसका मतलब है स्वयं को समझना, तो समाधान पूर्वक जीना, ये मेरा सुख। समाधान बराबर सुख। तो मैं समाधानित हो जाऊं,
ये मेरा स्वयं के लिए स्वयं की उपयोगिता है। तो मेरा समझदार होना, बोधपूर्वक जीना, मेरे सुखी होने के लिए मेरी आवश्यकता है, इसका मतलब है समाधानित हो जाऊं, ये मेरे लिए सुख है। परिवार में मेरी उपयोगिता, परिवार में मेरी उपयोगिता क्या होगी? मेरे परिवार के सभी लोग समाधानित हो जाएं, और यदि समाधान बराबर सुख उपलब्ध हो गया और संबंध में तृप्ति हो गई, यदि मेरे परिवार के सभी लोग समाधानित होंगे तो आपस में संबंध कैसा होगा? यदि मैं स्वयं में उस तृप्ति को पा गया और संबंध में उस तृप्ति को पा गया तो मैं अपनी जिंदगी का चीफ गेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने ये दोनों रिबन काट दिए। दोनों रिबन काट दिए, क्या हो गया? दोनों रिबन काट दिए तो अब पता चला कि ये दो अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें क्या हैं? तो पता चला श्रम से समृद्धि, श्रम से समृद्धि और समाधान से सुख। श्रम से समृद्धि और समाधान से सुख, और सुविधा से सुख नहीं और सुख से सुविधा नहीं, ये चार सूत्र पकड़ में आए। दो अलग अलग चीजें हैं, श्रम से समृद्धि, में आ गए तो सुविधा की परवाह है ही नहीं ना हमें। चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। बात आपकी ठीक है, बढ़िया है, धन्यवाद। सर इससे पहले हम आगे जाए, मुझे बस ये पूछना था कि हमारी उपयोगिता क्या होती है। तो सर उसमें स्वयं था, परिवार, समाज, प्रकृति। तो स्वयं मुझे परेशान नहीं करता है, ना प्रकृति परेशान कर रही है, वो लगता है हो जाएगा। पर जैसे परिवार और समाज की बात आ रही है, तो बचपन से जैसे रहे हैं, जैसे बच्चे, तो एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है उससे कहीं ना कहीं बहुत डर और नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि जिस तरह से हम सोचते हैं वो नहीं सोचते। आपने जहाँ तक कहा कि अपने ऊपर काम करो, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर जैसा आपने बोला उपयोगिता तभी होगी तब परिवार और समाज में भी वो चीज़ आएगी, हम तो उससे डर लगने लगा है अब। और दूसरे फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं दूँ तो जैसे कि लेट्स से मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, बड़ा वो कर रहे हैं, समझते हुए कि ये कहीं ना कहीं सही बात है, फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए हैं और समाज में लड़कियां पढ़ने नहीं जाती आगे। तो उस वक्त तो मेरी नज़रों में तो वो बहुत नेगेटिव बन जाते हैं। अब मैं तो उन्हें छोड़ना चाहूँगी, उस जगह से ही जाना ही चाहूँगी, तो फिर सर फिर नहीं समझ आ रहा है कि अब इसको कैसे हैंडल करें। बढ़िया। अभी खुद पे इतना काम नहीं हुआ है कि हम आगे की बात सोच सकें, इसका इतना ही मतलब। तो देखिए, स्वयं के लिए उपयोगिता ठीक लग रही है ना? अभी सुनने में ठीक लग रही है। ये हो जाए तो हमारे को स्वयं के अपने ही विश्वास में कमी है, तो दूसरा कोई नहीं मानता वो प्रॉब्लम नहीं है। अपने भीतर भी कोई क्लैरिटी की कमी है, किसी कॉन्फिडेंस की कमी है। हमारी भी स्थिति अभी ऐसी है, लेकिन बहुत जल्दी आप लोग भी माँ बाप बनोगे, है ना? आप माँ बाप बनोगे तो अपने बच्चों को क्या दोगे?
तो वो क्लैरिटी आज के हम युवा, हम कल के माँ बाप हैं, तो तब हमको ये बहुत सुटेबल, तब हमको ये सबसे ज्यादा आकर्षक लगेगा कि मैं समझदार हो जाऊं, मैं समाधान से सुखी हो जाऊं।